हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक शिक्षण अभिवृत्ति, जो कि यूनिट 1 है। फ्रेंड्स, यदि आप यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी को अच्छे से करना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं और आप इस चैनल पर आ ही गए हैं, तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं। आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए हमसे जुड़े और अपनी सफलता को एक नया आयाम दें। तो यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो आपकी सफलता की गारंटी हमारी है। फ्रेंड्स, हम इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ों को अच्छे से इसमें कवर किया गया है। ये टॉपिक कंप्लीट होने पर इससे रिलेटेड PYQs करवाए जाएंगे। तो बिना किसी देरी के हम टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले देखते हैं शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता क्या है, क्या उद्देश्य है, क्यों जरूरी है ये? तो हम देखते हैं, एक राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि मानव संसाधनों के विकास पर निर्भर करती है। कोई राष्ट्र है तो उसकी प्रगति और समृद्धि मानव संसाधनों के विकास पर निर्भर करती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सक्षम शिक्षकों की सदैव आवश्यकता रहती है। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उन अभ्यर्थियों के मूल्यांकन के लिए है जो अपने ज्ञान और कौशल के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों के अध्यापनों, वृत्ति या अनुसंधान में प्रवेश पाना चाहते हैं। किसी उच्च शिक्षण संस्थान में सफल शिक्षक बनने की योग्यता, बुद्धिमत्ता, मनोदृष्टि आदि वांछित गुण होने चाहिए। शिक्षा और शिक्षण। शिक्षण का मूल अर्थ है शिक्षा प्रदान करना। इस शब्द की उत्पत्ति शिक्ष से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्ति करना, जिसके माध्यम से हम अपने संस्कारों एवं व्यवहारों का निर्माण करते हैं। शिक्षा का उद्देश्य शिष्य के ज्ञान एवं व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। शिक्षा प्रदान करने वाले को शिक्षक, अध्यापक या अध्येता कहा जाता है। आगे हम देखते हैं, शिक्षण मूलतः उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहजकर्ता के रूप में कार्य करता है। शिक्षा के अर्थ को दो मुख्य परिप्रेक्ष्यों में समझा जा सकता है, व्यापक एवं संकुचित। अब शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? तो ये जो पूरा संसार है, विश्व है, हमारा शिक्षा का क्षेत्र है। चाहे वो हमारा घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे समुदाय हो, चाहे समाज हो, कोई भी चीज हो, कोई भी जगह हो, चाहे वो स्कूल हो, तो हर जगह से हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। शिक्षा का उद्देश्य मानव व्यक्तिगत का सर्वांगीण विकास करना है। सभी व्यक्ति, बाल, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, विद्यार्थी, जो कोई भी हो, उनके व्यक्ति का, हर किसी के व्यक्ति का पूरा जीवन काल शिक्षा ही है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति जहां स्वयं दूसरों से कुछ सीखता रहता है। और शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार हम शिक्षण की परिभाषा देखते हैं, तो सबसे पहले इसमें बताया जा रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्य पूर्ण दिशा है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्य पूर्ण दिशा है। शिक्षण शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रदान किए गए अनुभवों के आधार पर उनमें अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है। शिक्षण ज्ञान, अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों का दक्षता से समाज के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि है। इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षार्थी कितनी सुगमता, सरलता और शुद्धता से विषय वस्तु को ग्रहण करते हैं। शिक्षण पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी, शिक्षक और अन्य चरों को सुव्यवस्थित तरीके से संगठित करने की प्रक्रिया है। अब शिक्षण से संबंधित कुछ अवधारणाएं हैं। शिक्षण के 3 आधार हैं, यानी शैक्षणिक प्रक्रिया को 3 प्रश्नों के आधार पर किया जा सकता है। सबसे पहले क्यों, कैसे और क्या। क्यों का उत्तर सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों का उत्तर सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी काम को क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है। आदर्शवाद, हम देखते हैं आगे। आदर्शवाद। आदर्शवाद एक अत्यंत प्राचीनवादी सिद्धांत है, जिसका प्रभाव किसी न किसी रूप में जीवन के प्रत्येक पक्ष पर पड़ता है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है। व्यक्ति को ऐसे श्रेष्ठतम मूल्यों से अलंकृत करना है जो मानवता के लिए आवश्यक है।
प्रकृतिवाद, इनमें प्रकृति को ही शिक्षक माना गया है और पुस्तकीय ज्ञान पर कम बल दिया जाता है। बच्चा यदि वृक्ष पर चढ़ना चाहता है तो यह एक प्रकार से शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण है। शिक्षण का कार्य छात्रों के विकास के लिए वातावरण तैयार करना है। प्रयोजनवाद, जॉन डीवी का प्रयोजनवाद मुख्य प्रतिपादक माना गया है। प्रयोजनवाद के मुख्य प्रतिपादक कौन है? तो जॉन डीवी हैं। प्रयोजनवाद के मुख्य प्रतिपादक कौन है? तो जॉन डीवी हैं। जॉन डीवी को प्रयोजनवाद का मुख्य प्रतिपादक माना गया है। इसके अंतर्गत क्रियाशीलता तथा व्यवहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इनको प्रयोगवाद भी कहा गया है। प्रयोगवाद को अमेरिका की देन माना गया है। अगला देखते हैं 5वां, अस्तित्ववाद। इसके मुख्य प्रतिपादक कीर्केगार्ड हैं, जिनका यह कहना है कि मेरा अस्तित्व है। इसमें व्यक्तिवाद पर अधिक बल दिया गया है। तो हमने देख लिया आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और अस्तित्ववाद। आगे हम देखते हैं अस्तित्व को बनाए रखना या पूर्णतः लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं संघर्ष करना पड़ता है। व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। आगे योग है। योग के बारे में क्या कहा जा रहा है कि परंपरागत रूप से भारतीय दर्शन के 6 रूप माने जाते हैं, जिनमें से योग एक है। ऋषि पतंजलि को योग शास्त्र का रचयिता माना जाता है। योग मन की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने की विद्या है। आगे देखते हैं शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएं। शिक्षण मूलतः एक बौद्धिक गतिविधि है। शिक्षण के 2 मूलभूत प्रतिरूप है, प्रशिक्षक केंद्रित एवं शिक्षार्थी केंद्रित। शिक्षण के विभिन्न स्तर हैं। शिक्षण पाठचर्या एवं पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। शिक्षण का वातावरण गतिशील होता है। शिक्षण अधिगम, अनुदेश, प्रशिक्षण इत्यादि का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। शिक्षण एक सम व्यवसाय या वृत्ति है। शिक्षण कौशल प्राप्त करने के लिए एक लंबी अवधि का अध्ययन और प्रशिक्षण आवश्यक है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। आगे देखते हैं बौद्धिक गतिविधि के बारे में क्या कहा जा रहा है। तो इसमें बताया गया है कि शिक्षण अनिवार्य रूप से एक बौद्धिक गतिविधि है। एक बौद्धिक गतिविधि है और शिक्षण बौद्धिक विकास की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। शिक्षक की सभी गतिविधियों, शिक्षण उद्देश्यों की स्थापना, पाठ्यक्रम विकसित करना, शिक्षण प्रतिनिधि मूल्यांकन इत्यादि चीजें। शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह कक्षा के पर्यावरण को यथासंभव प्रेरणात्मक बनाए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्र अनिर्मित उत्पादक सामग्री की तरह होते हैं। मानसिक विकास की कई विशेषताएं होती हैं। अंतर्गत उत्तरोत्तर विकास, नए विचारों का विकास, विचारों की अभिव्यक्ति, संज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास इत्यादि करना होता है। आगे हम देखते हैं प्रशिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण। यह शिक्षण का परंपरागत दृष्टिकोण है। प्रशिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, तो यह शिक्षक का परंपरागत दृष्टिकोण होता है। इसमें शिक्षक का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, गति, सामग्री, प्रवृत्ति पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रहता है। शिक्षार्थी सीखने के लिए पूर्णतः शिक्षक पर आश्रित रहता है। इस दृष्टिकोण को आंग्ल भाषा में पेडागोजी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है शिक्षण का विज्ञान। अब अगला देखते हैं शिष्य केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित। तो शिक्षार्थी अधिकतर आत्मनिर्देशित होता है और स्वयं उत्तरदायी माना जाता है। शिक्षार्थी का हित केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी विवेचना में भी निहित है। शिक्षक का कार्य सीखने के लिए मार्गदर्शन एवं सुगम वातावरण तैयार करना है। शिक्षण के विभिन्न स्तर। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिगम होता है। एक शिक्षक विषय वस्तु को निम्न 3 स्तरों के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाना चाहता है। कौन कौन से माध्यम है वो? तो इसमें बताया गया है स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। सबसे पहले हम देखते हैं स्मृति स्तर। शिक्षण के स्मृति के मुख्य प्रस्तावक हर्बर्ट हैं। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। यह तथ्यों को कंठस्थ और अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मूलतः उद्दीपक प्रतिक्रिया मानी जाती है। दूसरा नंबर आता है अवबोध या ग्रहण शक्ति स्तर। इसके बारे में बताया गया है कि मॉरिसन ग्रहण स्तर के मुख्य प्रतिपादक हैं। ग्रहण स्तर के मुख्य प्रतिपादक मॉरिसन हैं। तथ्यों को न केवल याद रखना बल्कि उन्हें समझना भी है। यह शिक्षक और शिष्य दोनों के लिए तथ्यों को आत्मसात करने हेतु सक्रिय भूमिका प्रदान करता है।
चिंतन या विमर्शी स्तर। हंट इस स्तर के मुख्य प्रस्तावक हैं। यह शिक्षण का उच्च स्तर, स्मृति एवं ग्रहण शक्ति स्तर दोनों आधार है एवं यह शिक्षण का समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है। कला का वातावरण मुक्त और स्वतंत्र होता है। यह स्तर विचारशील स्तर की शक्ति को विकसित करता है ताकि शिक्षार्थी तक एवं कल्पना के द्वारा सफल एवं सुखी जीवन की समस्याओं का समाधान कर सके। इस स्तर पर छात्र समस्याओं को निवारण हेतु अनुसंधान भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। परीक्षा के लिए मुख्यतः निबंध प्रकार के प्रश्न उत्तरों का उपयोग किया जाता है। निबंध परीक्षा के साथ मनोवृत्ति, विचार एवं भागीदारी को भी मूल्यांकन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। शिक्षण पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। पाठ्यचर्या को व्यापक तौर पर शैक्षिक प्रक्रिया के दौरान वांछित छात्र अनुभव प्रदान करवाने के रूप में परिभाषित किया जाता है। औपचारिक शिक्षा में पाठ्यचर्या बहुत महत्वपूर्ण है। यह शिक्षण व्यवस्था का आधार माना गया है। पाठ्यक्रम एक पाठ्यचर्या, इसमें बताया गया है कि पाठ्यचर्या के अंतर्गत एवं शिक्षण सामग्री के मध्य नियोजित परस्पर क्रिया संसाधन जैसे कि पुस्तक, मल्टीमीडिया और मूल्यांकन प्रक्रिया आते हैं। इसके अध्ययन की परिभाषित और निर्धारित रूपरेखा मान सकते हैं कि उसको अपने शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना है। इससे शिक्षण के मानक स्थापित होते हैं। शिक्षक ने क्या पढ़ाना है, यह पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम निर्धारित करती है, लेकिन कैसे पढ़ाना है इसके लिए अनुदेश होते हैं। शिक्षक के मन में योजना होनी, शिक्षार्थी का शिक्षण या कला अनुदेशन के साथ कैसा अनुभव रहता है। क्रियात्मक पाठ्यचर्या के अंतर्गत विद्यार्थी जीवन कौशल सीखता है जो उसको स्वतंत्र रहना सिखाते हैं, जैसे संवाद या संचार कौशल, रोजगार कौशल या विशेष परिस्थिति, कोई रोग या दिव्यांगता के लिए कुछ विशिष्ट कौशल सीखना। पाठ्यक्रम क्या है? तो पाठ्यक्रम एक दस्तावेज है जिसको अध्ययन या कक्षा अध्ययन की परिभाषित और निर्धारित रूपरेखा माना जाता है। आगे हम देखते हैं पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या की तुलना। तो प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए? वर्णनात्मक और पाठ्यचर्या निर्देशात्मक। किसके लिए? विषय के लिए, और पाठ्यचर्या में कोर्स के लिए। इधर इसमें पाठ्यक्रम बताया गया और इधर ये पाठ्यचर्या बताई गई है। विषय क्षेत्र संकुचित होना चाहिए, जबकि इसका पाठ्यचर्या का विस्तृत। कौन सेट करता है? परीक्षा बोर्ड। इसको कौन करता है पाठ्यचर्या को? तो सरकार या उच्च संस्थान करता है। अवधि क्या है? तो निश्चित, सामान्यतः 1 वर्ष, और पाठ्यचर्या का तो कोर्स समाप्त हो जाए। और समरूपता विभिन्न अध्यापकों के लिए विभिन्न, जबकि पाठ्यचर्या सभी अध्यापकों के लिए एक समान होती है। आगे देखते हैं गतिशील वातावरण। गतिशील वातावरण। शिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है जिसका मूल तत्व संचार है, जो स्वयं भी गतिशील है। शिक्षण समय और स्थान के अनुसार बदलता रहता है। शिक्षण को प्रभावित करने वाले राजनैतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं तकनीकी कारण हो सकते हैं। पाठ्यक्रम का आधार, शिक्षा का उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम का विवरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाठ्यक्रम का आधार क्या है। मनुष्य एवं समाज के बारे में परिकल्पना, ज्ञान मीमांसा, कैसे ज्ञान प्राप्त किया जाए इस चीज की परिकल्पना की जाती है। अधिगम संबंधी परिकल्पना की जाती है। बालक और उसके संदर्भ के बारे में परिकल्पना की जाती है। अब इधर इसका उद्देश्य क्या है कि मूलभूत पाठ्यचर्या कैसी है, शिक्षा के सोपान संबंधी उद्देश्य क्या है, शिक्षण सामग्री के चयन एवं आयोजन का सिद्धांत कैसा है, उपयुक्त शिक्षण विधि के मापदंड क्या है, उपयुक्त शिक्षण सामग्री का मापदंड कैसा है, और मूल्यांकन का सिद्धांत कौन कौन से हैं। और अब आगे हम देखते हैं पाठ्यक्रम का विवरण कैसे दिया गया है। तो अनुशासित कक्षा गृह अनुशीलन क्रियाएं, पाठ्य पुस्तकें एवं शिक्षण अधिगम सामग्री, मूल्यांकन योजना प्रणाली। आगे हम देखते हैं कि शिक्षण वातावरण से मुख्य 3 प्रकार के चर माने जाते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। स्वतंत्र चर, आश्रित चर और हस्तक्षेप चर। तो स्वतंत्र चर क्या है? शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है। वह छात्रों को यथासंभव पूर्ण अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों और गतिविधियों में व्यस्त रहता है। तो शिक्षण प्रक्रिया में जो शिक्षक है वो स्वतंत्र चर माना गया है, और आश्रित चर जो होते हैं वो छात्र होते हैं। तो आश्रित चर के बारे में बताया गया है कि इसमें छात्र शिक्षण चर माने जाते हैं और वह अपने शिक्षक पर निर्भर करते हैं। उसको शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा निर्धारित सभी क्रियाएं, नियोजन, व्यवस्था और प्रस्तुतिकरण के आधार उन्हीं के अकॉर्डिंग कार्य करना पड़ता है। और
अनुच्छेद में क्या बताया गया है कि शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधियां, शिक्षण युक्तियां तथा शिक्षण व्यूह रचनाएं आदि हस्तक्षेप चर के वर्ग में काम आती हैं। आगे हम देखते हैं, इसमें बताया गया है कि ये सभी चर एक दूसरे के पूरक और सम्मिलित होकर शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण बनाते हैं। जैसे एक चिकित्सक सबसे पहले रोगी व्यक्ति का निदान या पहचान करके उसका उपचार आरंभ करता है, ठीक उसी प्रकार बाद में समय समय पर उसका अवलोकन करता है। वैसा ही कार्य एक शिक्षक के द्वारा किया जाता है। पहले छात्रों को चीजों को समझाया जाता है, उसके बाद उनका एग्जामिनेशन करवाया जाता है, उनसे टेस्ट लिया जाता है, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। आगे बता रहा है कि शिक्षण का राजनीतिक वातावरण क्या है। तो शिक्षण प्रक्रिया का वातावरण राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार भी होता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में इस बात का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है, एक तंत्र शासन। इस व्यवस्था के शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक प्रधान मानी जाती है। लोकतंत्र इसमें क्या है, तो इस व्यवस्था में शिक्षण और शिक्षार्थी के संबंध मानवीय आधार पर होते हैं, दोनों एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं। और तीसरा होता है हस्तक्षेप रहित शासन। यह अवस्था सबसे लचीली है, इसमें शिक्षक एक मित्र के रूप में कार्य करता है। आगे देखते हैं शिक्षण के चरों के विभिन्न कार्य क्या हैं। तो इसमें बताया गया है कि निदानात्मक या नैदानिक क्रिया, यह इस कार्य इस मान्यता पर आधारित है कि हर छात्र अद्वितीय है, यूनिक है, इसमें शिक्षक की भूमिका ज्यादा सक्रिय है। उपचारात्मक क्रिया, तो निवारणात्मक दृष्टिकोण से छात्रों की कई कमियां शिक्षक के सामने आती हैं। उपचारात्मक क्रियाओं में यह देखा जाता है कि इन कमियों को कैसे दूर किया जाए तथा क्षेत्रों में वांछित परिवर्तन लाने के शिक्षण के उद्देश्य को कैसे पूरा किया जाए। तीसरा है मूल्यांकन क्रिया। इन क्रियाओं से यह जाना जाता है कि क्षेत्रों के आचार व्यवहार में वांछित परिवर्तन आया है या नहीं। इसको इस अध्याय में या अध्याय के बाद में मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत वर्णित किया गया है। फ्रेंड्स, हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये क्लास कैसी लगी, क्लास की जो इन्फॉर्मेशन रही वो कैसी लगी, इस चीज को यानी अपने विचार को कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही अन्य टॉपिक के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आप हमसे जुड़े रहें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपनी तैयारी को एक निश्चित आयाम दें। और यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। इससे आगे जो पार्ट है यानी कि शिक्षण अनुदेश और अधिगम्य, ये पोर्शन अगली क्लास में करवाया जाएगा। क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।